गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए प्रारंभ करें। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और उसी श्रृंखला पर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। चलिए ठीक है, सर जी को दिल की गहराई से प्रणाम। अच्छा, आयुषी प्रणाम करें, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रारंभ करें मेरे लाल। अब तो ठीक है ना सभी को? आगे 326 कहता है कि भैया अगर आपकी उम्र कितने साल की हो चुकी है, 18 साल की होगी तो आप जाकर वोट दे दीजिए। इतनी सी बात है, और कुछ नहीं कहना भैया, वो बहुत सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 326 में दी गई है, जिसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक बार रीड करना है। ठीक, आइए दोस्तों, कल हमने किसके बारे में पढ़ा? कल हमने पढ़ा भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? कल हमने भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई। कब हुई? 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। जब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई तो ये एक सदस्यीय था। कितने सदस्य थे? एक सदस्यीय संस्था था। बाद में हमने क्या कर दिया? बाद में हमने इसको 3 सदस्यीय संस्था कर दिया। कितने? 3 सदस्यीय संस्था हमने कर दिया, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक क्या होंगे? एक अध्यक्ष होंगे, और दो कितने होंगे? दो इसके सदस्य होंगे। दो क्या होंगे? दो इसके सदस्य होंगे। कल मैंने बताया कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। कहां किया गया है? इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अर्थात ये कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। कल मैंने इसके आर्टिकल बताए थे कि अनुच्छेद 324 को ध्यान में रखते हुए, आधार मानते हुए हमने क्या किया? अनुच्छेद 324 को आधार मानते हुए भारत में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई, एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप वोट क्या कर सकते हैं? जाकर दे सकते हैं। 327 कहता है संसद को अधिकार बनाने का शक्ति है। 328 कहता है कि यह निर्वाचन के संदर्भ में राज्य विधानमंडल क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। और 329 क्या कहता है? तो 329 कहता है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन सब का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। ठीक, तो कल मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा शॉर्टकट नॉलेज भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बता दिया, जो हमारे मेंस के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि आपको थोड़ा भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पता चल सके कि भैया भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आदर्श आचार संहिता। तो कल मैंने आपको आदर्श आचार संहिता बता दिया था कि आदर्श आचार संहिता क्या है? ये कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या मेरे लाल? ये कोड ऑफ कंडक्ट है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं भारत में। चुनाव, आम चुनाव किसे कहते हैं? चुनाव की प्रक्रिया जो 5 साल में कंप्लीट हो। जब लोकसभा और राज्य के विधानसभा के चुनाव 5 साल में कंप्लीट होते हैं तो उसे हम कहते हैं आम चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव किसे कहते हैं? जब सरकार भंग हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा भंग हो जाए तो जो बीच में चुनाव होते हैं उसको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। वो चुनाव कहां होते हैं? सर जहां कोई प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए, किसी प्रत्याशी ने अपना त्यागपत्र दे दे या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो आयोग घोषित हो जाए, इस कंडीशन में क्या होंगे? उपचुनाव होंगे। इसमें पोल क्या होते हैं? तुरंत चुनाव होते हैं। तो कल मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, 2 नंबर वाले क्वेश्चन इसको आप आराम से लिखेंगे। इसके साथ साथ आज में पढ़ना है दोस्तों निर्वाचन आयोग के कार्य। क्या पढ़ना है? निर्वाचन आयोग के कार्य की तरफ चलना है। ठीक है, तो यहां से चर्चा करें। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस। ठीक है, चलो आइए चर्चा कर लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य। अब प्रश्न ये है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, समझिए जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये कैसे काम करता है, इसके क्या कार्य हैं? प्रश्न ये सिंपल आएगा कि निर्वाचन आयोग के कार्यों को समझाइए। 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, और देखने को मिलेगा कि हमें ये आपके 10 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चर्चा करें। ठीक है, आइए बात करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। एक यशवंत का प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री के शांत होने के बाद कौन सा इलेक्शन हुआ था? जरूरी नहीं है कि कोई प्रत्याशी वहां पे का देहांत हो जाए, उस क्षेत्र में चुनाव होगा। अगर लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ है, सरकार के पास बहुमत है, तो वहां पे उपचुनाव कराए जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पहले सांसद होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दामोदर दास मोदी है ना, कौन थे? मोदी जी थे। तो मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या है? सांसद है। उन्होंने वाराणसी चुनाव का नामांकन भरा है। तो अगर एग्जांपल के तौर पर जब भी किसी प्रधानमंत्री का देहांत होता है तो सांसद का देहांत होता है, तो वहां पे क्या कराए जाएंगे? उपचुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, क्या कराए जाएंगे? उपचुनाव कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है। पहला कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। सर परिसीमन क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 कहता है परिसीमन के बारे में। किसके बारे में बताता है? परिसीमन के बारे में बताता है। तो सिंपल समझ लीजिए परिसीमन क्या होता है। एग्जांपल देखिए, परिसीमन का तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना? जनसंख्या का निर्धारण करना। सर जनसंख्या का कैसे निर्धारण करते हैं? जैसे हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो आपने कहा कि सर हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 230। हमने कहा कि हमारे लोकसभा की सीटें कितनी है? तो आपने कहा कि सर हमारे यहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वो थी 545, पर इसमें से तो हमने एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया तो बची है 543। तो ये जो सीटें हैं 543, 230, इन सभी सीटों का निर्धारण कौन करता है? भारत का परिसीमन आयोग करता है। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन आयोग करता है क्षेत्रों का परिसीमन। क्या करता है? क्षेत्रों का परिसीमन करता है कि किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर विधायक और सांसद तय होते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट दी जाएगी, 20 लाख की जनसंख्या में एक सीट दी जाएगी, इस क्षेत्र से कितने लोकसभा में सांसद जाएंगे, इस क्षेत्र से कितने विधानसभा में सांसद जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग का पहला काम है निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करना? परिसीमन करना। इसलिए दोस्तों हमारी वर्तमान में नई संसद भवन बन गई है। क्या बनी है? नई संसद भवन बनी है। क्यों नई संसद भवन बनी है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, नई संसद भवन का निर्माण इसलिए है क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है भारत में। क्या होना है? 2026 में परिसीमन होना है। जब परिसीमन होगा तो हमारी जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है। यस, जनसंख्या हमारे देश में कम थोड़ा हो रही है। चाइना ने हमको कह दिया है कि भैया तुम भारत हमको पीछे छोड़ने वाले हो। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि किसी भी चीज को पीछे छोड़े। तो 2026 में क्या है? नई परिसीमन होने वाला है, इसलिए हमारी नई संसद भवन का निर्माण हो गया है। नई संसद भवन क्यों बनी है? इतना पैसा क्यों खर्च हुआ है? क्योंकि अभी हमारे पास कितनी सीटें हैं? 543 लोकसभा में, ये 700 होने वाली सीट लोकसभा की, और राज्यसभा में कितने हैं? 230 है, 250 सॉरी, तो 245 बैठते हैं राज्यसभा में। तो लगभग राउंड फिगर हमारे पास अभी 700 है, लगभग 11-1200 होने वाले सांसद। तो 11-1200 सांसद कहां बैठाओगे? बैठाने के नई संसद भवन चाहिए ना। तो नई संसद भवन का निर्माण हो गया है और परिसीमन होने वाला है 26 में। क्या होने वाला है? परिसीमन होने वाला है 26 में। जब आप मेरे से प्री पढ़ोगे ना तो प्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा लोकसभा, और लोकसभा में कहानी बताऊंगा कि परिसीमन की क्या कहानी है इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। अभी क्या है दोस्तों, एक बात समझिए, आप लोगों की एक आप लोग थोड़ा मेरी भावनाओं को समझा करिए। अगर मैं इस परिसीमन में लेक्चर दूंगा तो परिसीमन में केवल एक लेक्चर ले सकता हूं, केवल परिसीमन समझाने में। ये अनुच्छेद 82 क्या कहता है? पर इसका महत्व भी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि जब मैं आपको लोकसभा पढ़ाऊंगा तो पहले लोकसभा तो जानो, लोकसभा क्या है, और लोकसभा जाने से पहले संसद को जानो।
बात समझ रहे हो ना? तो हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे। मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, चिंता ना करिए। अभी परिसीमन इतना जानना है कि परिसीमन किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के आधार पर सांसद और विधायक तय किए जाते हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में किया गया है। अभी इतना जानना है। जब मैं आपको भी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि परिसीमन कब हुआ है। जैसे परिसीमन हुआ भैया आपके 1962 में, 1971 में, 1981 में, 2002 में। जब 2002 में हुआ विक्रम सिंह थे। कौन होता है? ये प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। इसका भी औचित्य नहीं है, है ना? तो जब हम पढ़ेंगे, जब प्रीलिम्स पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। तो बताएंगे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। और परिसीमन आपको समझ में आ गया कि परिसीमन किसे कहते हैं। दूसरा लिखिए, निर्वाचन नामावली तैयार करना। ये निर्वाचन नामावली क्या होता है? जब भी हमारे देश में दोस्तों विधानसभा के चुनाव होते हैं, हमारे देश मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए और अभी हमारे यहाँ क्या हुए? लोकसभा के चुनाव हुए। किसके हुए? लोकसभा के चुनाव हुए। तो दोस्तों जब भी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, किसके चुनाव होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो दोस्तों नामावली तैयार की जाती है। नामावली क्या है? मान के चलिए किसी व्यक्ति की लड़की की उम्र 18 साल हो गई है, तो भैया अपना क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करके कराएगा कि भैया हमको वोट देने का अधिकार है। और मान के चलो किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी की मृत्यु हो गई है और वो दुनिया में जिंदा नहीं है, तो उसका निर्वाचन नामावली से नाम काट दिया जाएगा कि ये कहां चले गए? भगवान के पास चले गए हैं, है ना? अभी वर्तमान में थोड़ा सोशल मीडिया में मीम बड़ी वायरल हो रही थी, है ना? एक व्यक्ति आता है और वो निर्वाचन अधिकारी से पूछता है कि ना हो वो आई थी वोट देने, तो वो निर्वाचन अधिकारी बताता है हां आई थी, अभी चली गई है। बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं, 5 साल में ही तो आती है। मतलब वो उसकी पत्नी मर चुकी है, एक व्यंग्यात्मक थी वो मीम्स कि उसकी पत्नी मर चुकी है और 5 साल में हर साल उसके नाम पे उसकी पत्नी के नाम पे कोई वोट डाल जाता है। तो निर्वाचन अधिकारी से पूछता है कि वो आई थी, निर्वाचन अधिकारी बोलता है हां अभी भी तो गई है वोट डाल के। तो बोलता है क्या हुआ? बोले 5 साल में ही तो आती है, पता नहीं 5 साल बाद कहां चली जाती है। मतलब मीम था कि हमारे देश का प्रशासन इतना उस तरीके से भी काम करता है कि कुछ लोग मर गए उनके नाम पे फर्जी वोट डालते रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए निर्वाचन नामावली प्रॉपर तरीके से क्या की जाती है? तैयार की जाती है ना? हमारे देश में दोस्तों इतना स्ट्रिक्ट नियम है कि जो आपको इंक लगती है वो इंक एक दिन में नहीं छूटती, लगभग 7-15 दिन लग जाएंगे। अगर आप वोट डालेंगे ना, सिल्वर नाइट्रेट रहता है उसमें। तो हमारे भारत वाले से कि एक बार लगाए चलो दूसरे में जाके देंगे। 500 तुम दे रहे हो, चलो हम जा रहे हैं, 1000 तुम दे दो, तुम्हारे वोट डाल रहे हैं, ठीक है। सब पंचायतों के चुनाव निर्वाचन करवाता है, पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, परंतु निर्वाचन आयोग भी कराता है, ठीक है ना? इसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में भी काम करती है, जिसे बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, प्रत्येक राज्य में होती है। राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं सर एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपका सिलेबस लगभग तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक मेरा मूड खत्म नहीं होगा पढ़ाने से। ठीक ठीक है राघवेंद्र, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। क्या है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट? इंडियन पॉलिटी। तो पता है मैं लगभग 5 सब्जेक्ट पढ़ाता था, अब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मात्र। और क्या पढ़ाता हूँ? केवल इंडियन पॉलिटी। ठीक, तो जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाएगी तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। आगे बात समझ में? ये अधिकार तो टीम को भी नहीं मेरे से पूछने का कि सर आपका कोर्स कब कंप्लीट होगा। पिछले बार लेक्चर में लगभग 130 लेक्चर में इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हुई थी। डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। तो बकवास करोगे 3 दिन में लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में? दोबारा प्रश्न पूछना है कब कोर्स कंप्लीट होगा। कोर्स कंप्लीट करने का तात्पर्य क्या है? हवा में उड़ाना। मेरे नजर में कोर्स कंप्लीट करने का तात्पर्य जब तक बच्चा संतुष्ट ना हो, उसको समझ में ना जाए कि निर्वाचन आयोग है तो क्या लिखना है, तब तक कोई मतलब नहीं है। जुमलेबाजी यूट्यूब में चली गई सुबह शाम, है ना? बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो यही हो रहा है, टीचर आता है पीडीएफ रीड करके निकल गया ना, बच्चे को पता टीचर को पढ़ाना क्या है, और उसको ये पता है कि एमपीएससी सिलेबस में है कि नहीं है। और जब दिया हो एग्जाम तो पढ़ाएगा। कुछ ऐसे लोग भी पढ़ा रहे हैं एग्जाम से कोई वास्ता ही नहीं है, पेपर ही दिए हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके वाले टीचर नहीं बेटा, है ना? हां, तो अपने अनुसार से पढ़ाऊंगा। दो बात समझ में आया? तीसरा देखो, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तुम कल एक नई पार्टी खोलो, क्या कर लो? एक नई पार्टी खोल लो, है ना? क्या कर सकते हो आप? नई पार्टी खोलोगे, एक नया चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा, है ना? आप अपना चुनाव चिन्ह बना सकते हो, हथियार बना सकते हो, चाकू बना सकते हो, तलवार बना सकते हो, गंजी बना सकते हो, लोटा बना सकते हो, बाल बना सकते हो, चंदन बना सकते हो, बाइक बना सकते हो, शर्ट बना सकते हो, माला बना सकते हो, चप्पल बना सकते हो, जो बनाना हो। तो आपको राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग। मान्यता प्रदान करने के साथ साथ आपको चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। जितने भी राजनीतिक, है ना? किसी को कमल है, किसी को पंजा है, किसी को झाड़ू, किसी को हंसिया है, सबको अलग चुनाव चिन्ह कौन देता है? ये देता है निर्वाचन आयोग देता है। अगला क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य विधानसभा के क्षेत्रों का निर्वाचन का संचालन करना। जब भी भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, जब भी भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे, जब भारत में लोकसभा के चुनाव होंगे, जब भी राज्य विधानमंडल के चुनाव होंगे, इनका मॉनिटरिंग करने का काम। कल मैंने 3 शब्द बताए थे, अगर आपको याद होगा, अगर पढ़ते होगे घर में जाकर। एक होता है अधीक्षण, दूसरा है निर्देशन और तीसरा है नियंत्रण। ये 3 काम कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, कहां लिखा है तो बता देना सही। अनुच्छेद 324 में लिखा है कि भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए अगला है चुनाव में धांधली होने पर चुनाव रद्द कराना। कहीं ईवीएम हैक कर ली गई, क्या हैक कर ली गई? ईवीएम को हैक कर लिया गया, कहीं पर किसी को पैसा बांट दिए, धन बंटवारा कर दिया, कहीं पर सारी बढ़ गई, पता चला निर्वाचन आयोग की फर्जी वोट डल गए, है ना? तो इन सभी को धांधली को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग काम करता है। अगला क्या है? कहीं पर उपचुनाव कराना। क्या कराना? कहीं पर उपचुनाव कराना। मान के चलिए कोई प्रत्याशी का देहांत हो गया, कोई प्रत्याशी मर गया, तो इन सभी को क्या करना? उपचुनाव कराना। तो ये सभी काम कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। आराम से बता पाएंगे? तो देखिए अगर आपसे कभी सिंपल से पूछें कि भैया भारत के निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, बताओगे कि सर सबसे पहले काम ये करता है कि भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से, किसे? स्वतंत्र रूप से निर्वाचन कराना। पहला काम है, ये काम है इसका। दूसरा आप बताएंगे कि सर ये निर्वाचन का क्या करता है? निर्वाचन का अधीक्षण करता है। क्या करता है? अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है। मेरे 7 साल के करियर में, 7 साल मुझे पढ़ाते हो गए लगभग एमपीएससी में, 7 साल के करियर में मैंने एक लड़की थी मेरी क्लास में, नाम था सौम्या, ज्यादा बड़ी नहीं थी, मैक्सिमम उसकी उम्र 19 साल की थी। मैंने आज तक उसके जैसा विद्यार्थी नहीं देखा, लिटरली बता रहा हूँ। एमपीएससी में वो 19 साल की थी, मतलब 19-20 साल की थी, वो तैयारी करने की थी, 18 साल की उम्र थी। उसके जैसा आंसर राइटिंग आज तक मैंने कभी नहीं देखी। इतना इन्फ्लुएंट इंग्लिश और इतना इन्फ्लुएंट डाटा लिखती थी वो। इसका पहला प्रीलिम्स होगा, और अगर उसका प्रीलिम्स रुका तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, उसका मेंस नहीं रुकेगा। तो उसने 3 साल अपने आप को दिखा रहा है, 3 साल। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होते हैं ऐसा मेहनत करने वाला। तो भारत के निर्वाचन में क्या करता है? भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराता है। दूसरा अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है। इसमें आर्टिकल लिखना तो लिख सकते हैं, 324 आपका लिखा है। तीसरा बता सकते हैं नामावली तैयार करना। क्या तैयार करना? नामावली तैयार करना। ये कहां लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 326 में, 325 में। आप बता सकते हो कि मतदान स्वतंत्र रूप से हो, साथ ही भ्रष्टाचार को रोकना। साथ ही क्या करना? चुनाव में क्या करना? भ्रष्टाचार को रोकना। बता सकते हैं क्या करना? भ्रष्टाचार को रोकना। उपचुनाव कराना। क्या कराना? उपचुनाव कराना। आप बता सकते हैं उपचुनाव हो गया, निष्पक्षता हो गई, निर्वाचन हो गया, नामावली हो गई। और आप इसमें बता सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का मूल्यांकन करना। क्या करना? मूल्यांकन करना। तो ये मैंने अपनी भाषा में आपको बता दी, जो भी हम चर्चा कर रहे थे, जो भी हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करना और चुनाव कराना। तो इसमें आपको क्या करना? सीधा सीधा पूछेगा कि बताओ भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं?
क्या है, क्या कार्य। तो देखो अगर यही क्वेश्चन मेंस में तो कैसे लिखना मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा बता देता हूं ये लिखना कैसे है। जब ये क्वेश्चन आएगा कि भैया ठीक है दीपक, दीपक क्लास में नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य लिखना है, मेंस में ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे कॉपी में। कुछ लोग होंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां लिखकर आ गए, अब वो सोचेंगे कि नंबर मिल जाए। तो दीपक क्या करना है तुम्हें, कैसे लिखना है ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले डालना भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 15, क्या डालोगे, भारतीय संविधान के भाग 15 और ब्रैकेट में लिखोगे अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक संविधान में उल्लेखित। एक लाइन बताओगे कि भैया निर्वाचन आयोग के बारे में जो आप मेरे से पूछ रहे हो इसके बारे में मैं पहले बता देता हूं कि संविधान में कहां है। तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक, और फिर बताओगे भैया इसके कार्य, पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, चौथा कार्य, पांचवा कार्य, छठवां कार्य, सातवां कार्य। क्लियर, समझ में आ गया। 7 नंबर में आया कि 2 नंबर में आया, 2 नंबर में पूछेगा कि भैया भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, सीधा सीधा बता देंगे सीधा। जब 2 नंबर में आएगा तो कुछ नहीं करना, सीधे 2 कार्य लिखना, पहला कार्य दूसरा कार्य। जब 10 नंबर में आएगा तो क्या करना, 10 नंबर में कार्य नहीं पूछेगा, फिर उसके साथ कुछ और जुड़ेगा, निर्वाचन आयोग के कार्य लिख लिए एवं उसकी प्रासंगिकता बताइए। जब भी 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो लेंदी आएगा, केवल कार्य नहीं पूछेगा 10 नंबर में, जब भी कार्य पूछेगा 7 नंबर में पूछेगा 2 नंबर में। आगे बात समझ में, जिन विद्वानों को लिखने दिक्कत आती है मैं उनको बता रहा हूं कि थोड़ा आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने के तरीके को। चलो कार्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बता दो किसका क्लियर है। बता दे आगे, जानना बहुत जरूरी है ना। गुंजन शर्मा, चलो ठीक है। और मैंने तरीका भी बता दिया है कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे तो तरीका कैसे अपनाना है, तरीका को भी फॉलो करते रहना है, ठीक है, करते रहना, तरीके को फॉलो करते रहना है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। क्या भैया तुम भारत का निर्वाचन कराते हो तो तुम स्वतंत्र बंद हो। सर इंग्लिश का वर्ड बोल दीजिए, निक्की मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, आप लोग को नहीं पता, मुझे इंग्लिश नहीं आती भैया, ठीक है। तो दोबारा इंग्लिश चर्चा मत करना मेरे से। हाँ कार सकती अलग अलग होती है तो कई दफा हम एक ही मान लेते हैं उसको, ठीक है। चलो तो अब प्रश्न ये है कि क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। तो ये चर्चा करते हैं स्वतंत्र है कि नहीं है। भैया निर्वाचन में बताया कि देखो भैया मैं बताता हूं मैं किस तरीके से स्वतंत्र हूं। देखो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो पहला भैया क्या है कि हमारी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, हमारी नियुक्ति सरकार नहीं करती, पहली बात तो हम इसलिए स्वतंत्र है। हमारी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, हमारी नियुक्ति सरकार नहीं करता, हमारी नियुक्ति विपक्ष के लोग नहीं करते हैं, हमारी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के पहले नागरिक, प्रथम नागरिक, इसलिए हम कार्यों में क्या स्वतंत्र हैं। हम पर किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम चाहे तो सबकी खटिया खड़ी करते हैं। अगर नियम तरीके से नहीं चलोगे तो, ठीक है ना, अगर नियम तरीके से नहीं चलोगे तो क्या करेंगे, सबकी खटिया खड़ी कर देंगे। हमारे पास इतना अधिकार है। और वर्तमान में देखिए कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उन माननीय प्रधानमंत्री जी के उन्होंने कई भाषण दिया तो उस भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मोदी जी को 6 साल बैन करना चाहिए चुनाव से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अनुच्छेद 329 के तहत कि भैया मेरा काम नहीं है, निर्वाचन आयोग जाके बोलो, वहां पे पहले जाओ, निर्वाचन आयोग से बताओ, निर्वाचन आयोग तुम्हारी बात सुनेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। रिसेंट 2-3 दिन की पहले घटना है कि लोगों ने मांग की भैया मोदी जी को 6 साल बैन कर दो चुनाव से। उन्होंने कुछ ऐसा भाषण दे दिया जो संप्रदाय के आधार पे है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया, कुछ लोगों ने आरोप लगाया उन पर। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के पास गए थे, बोले नहीं हम सोचे आपके पास जाए, बोले पकड़ो निर्वाचन आयोग के पास है ना, ये मेरा अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 329 कहता है कि न्याय हस्तक्षेप नहीं करेगा निर्वाचन आयोग के कार्यों में जब चुनाव होगा। इतना पावर है कि भगवान है भैया ये, फिलहाल जब चुनाव हो रहा है ना ये भगवान है। क्या है, भगवान है, मतलब इतना अधिकार है इसके पास, चाहे तो किसी व्यक्ति को बैन कर सकता है चुनाव के लिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री हो, सांसद जी हो, विपक्ष के व्यक्ति हो, जब जाते हैं निर्वाचन के पास अपना शपथ जमा करने, निर्वाचन अधिकारी बैठा रहता है कुर्सी में और आप एफिडेविट जमा करते हो, कुर्सी से उठता है अधिकार, यही तो अधिकार है, ठीक है। दूसरा देखो मुख्य निर्वाचन आयोग को संसद द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। दूसरा कहता है निर्वाचन आयोग कि चलो तुम कहते हो कि मेरे ऊपर किसी का दबाव है, क्यों दबाव है, मुझे हटाने के लिए ना आपको संसद में अधिनियम लाना पड़ेगा। कहां लाना पड़ेगा, संसद में पहले अधिनियम लाना पड़ेगा, कोई सॉरी बिल लाना पड़ेगा, हटाने के बिल लाते हैं। अरे लैंग्वेज वही है, बिल जब पारित हो जाता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर से तो अधिनियम बन जाता है। तो निर्वाचन आयोग कहता है कि अगर मुझे हटाओगे ना तो मुझे हटाने के लिए संसद में पहले बिल लाना पड़ेगा और इस बिल को पारित कराना पड़ेगा। और पारित कराने के लिए तुमको विपक्ष की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम ऐसे पास नहीं करोगे, 2 तिहाई बहुमत चाहिए। कितना, 2 तिहाई मेजॉरिटी, 2 तिहाई बहुत ज्यादा होता है। संविधान बनाने वालों ने ना बेटा, संविधान बनाने वालों ने इतने तरीके से संविधान बनाया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब अम्बेडकर साहब से पूछा गया कि आप संविधान में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा कि भैया आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की हैदर आत्मा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का करता है, सम्मान करता है। जब भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो भारतीय नागरिक अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं समझ में मत समझो। दूसरा उनसे पूछा कि आप दूसरा किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा कहता हूं यूपीएससी को। फिर उनसे पूछा तीसरा किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तीसरा है भैया भारत का निर्वाचन आयोग। अगर ये नहीं होगा तो देश में लोकतंत्र बेहतर काम नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे हो ना, क्लियर। टीम वाले भैया बैठे हुए ना, देखते रहिए, थोड़ा सा कमेंट में फालतू करते हैं, उसको निपटाते ही रहना है। तो भारत के निर्वाचन आयोग को संसद के द्वारा पारित संकल्प से हटाया जाएगा। क्या करना, संकल्प लाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं हटा सकते मुख्य निर्वाचन आयोग को कि सरकार आए रुक जाओ, बहुत है ना चुनाव के समय बताते हैं सरकार बनने तो तुमको ही सबसे पहले हटाएंगे। तो निर्वाचन आयोग क्या कहेगा, हटा के देख लेना, इतना अधिकार हटा के देख लेना। हटाने की 2 तिहाई बहुमत चाहिए, तो ऐसे हटा नहीं सकते। और बहुमत 2 तिहाई बहुमत मतलब विपक्ष की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो भाजपा सरकार में आ गई वापस से, तो इनको हटाने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए। आप ऐसे नहीं हटा सकते, 2 तिहाई बहुमत ज्यादा होता है। अगला देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तीसरा कहता है कि देखो जब मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हूं, अन्य निर्वाचन आयुक्त बने, ये 3 लोग, क्योंकि एक मुख्य होता है 2 अन्य होते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग इसलिए स्वतंत्र हैं क्योंकि जिस दिन हम शपथ लेते हैं ना निर्वाचन आयुक्त की, उस दिन के बाद हमारे वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं करता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे किसी प्रकार से। क्या नहीं होंगे, कोई अलाभकारी, ये जो पीडीएफ बनाने वाला भांग के चला गया वाला, कोई यहाँ अलाभकारी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, अलाभकारी भैया है। लाभकारी हो सकते हैं, लाभकारी आप जानते हो 5 लाख रुपए मिला तो 6 लाख मिलेगा। ये क्या है, लाभकारी भैया, भैया आपको 5 लाख रुपए मिला तो 6 लाख रुपए मिला। ऐसा नहीं कि सरकार कहे कि इनको 5 लाख रुपए मिला तो 2 लाख रुपए दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर देखो किसी व्यक्ति की वेतन और भत्ते कम करोगे तो व्यक्ति तनाव में जाएगा ना, काम नहीं कर पाएगा। निर्वाचन बनाने वालों ने क्या कहा, संविधान बनाने वालों ने जो निर्वाचन आयुक्त होंगे इनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। जिस दिन शपथ ले अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करें, सरकार को भी ना रख दें। तुम गलत कर रहे हो यहाँ पे, मोदी जी गलत किए हो, राहुल जी गलत किए हो, राहुल जी हम कहते हैं लोग जवान है तो कांग्रेस पार्टी बताते हैं तुमको, तुम्हारे सबसे वेतन काटेंगे। निर्वाचन क्या बोलेगा, काट देख लेना, काट नहीं सकते। जिस दिन मैंने शपथ लिया संविधान लिखा नहीं था, परंतु सेवा शर्तों के माध्यम से बताया गया कि मेरे वेतन और भत्ते में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, तुमने गलत किया है, यही बताना है यहाँ पे। अगर मेंस में लिखना है शब्द, ठीक है, स्वतंत्र है। तीसरा देखो, निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इसका गठन कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए संवैधानिक निकाय है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में है। इसमें है, संविधान में है। तो आपने कार्यपालिका को कहते निर्वाचन आयोग कहते हैं भैया सुनो
संसद सरकार ने नहीं बनाया हमको, हमारा उल्लेख संविधान में है, हमको संवैधानिक प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया है। एक एग्जांपल समझाता हूं, मान के चलो तुम एमपीपीएससी का पेपर दो, क्या दो? एमपीपीएससी का पेपर 2025 का, सब लोग टारगेट 25 वाला है, बैठ बैठे 25 का पेपर दो, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। प्री मेंस इंटरव्यू होने के बाद तुम नरोहा पहुंचो बैग लेकर, ये हमारा एमपी कलेक्टर बन के, जो भारत मध्य प्रदेश सचिव है, ये बोले तुमको कौन बुलाया था जी? बोले भैया पेपर दिए 25 वाला, प्री दिए थे, मेंस दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, हमारी नियुक्ति हुई है। बोले मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि नहीं चाहिए हमको? बोले क्या नहीं चाहिए? हमको अधिकारी नहीं चाहिए, हमारे पास अधिकारी ऑलरेडी है। बोले जो 100 लोगों की नियुक्ति हुई है, बोले घर जाओ। बोले हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, बोले जहां जाना वहां चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आया? सरकार आपको चाहे तो लेने से मना कर दे, बात समझ में आ रही है? सरकार चाहे तो कल आपको लेने से मना कर दे, हमको नहीं चाहिए प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी ऑलरेडी है, इस बात को जान लीजिए। परंतु निर्वाचन आयोग के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वाचन आयोग संविधान में इसका उल्लेख है, इसीलिए कहता हूं संवैधानिक प्रावधान है। जब मैं बोलता हूं ना अनुच्छेद 324 भाग 15 में लिखा है, इसलिए इतने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, डरते होते नहीं किसी से। अगला, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। भले इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, पर इनको राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत नहीं होता। राष्ट्रपति बोले कि काम करिए निर्वाचन जी, जाइए घर, कल से आप नहीं रहेंगे, नहीं कैसे नहीं रहेंगे? इनका कार्यकाल फिक्स है, ये 6 वर्ष या 65 साल अपने कार्यों में लगे रहेंगे, इनको आप ऐसे नहीं हटा सकते हो, इनका काम फिक्स है। क्या है? इनका काम फिक्स है। निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं है। जैसे कल आप अधिकारी बनोगे, क्या बन जाओगे? एसडीएम बन जाओगे ना। अब एसडीएम बन गए और तुम्हारा कलेक्टर बोले कि ये काम कर दो, और तुमको पता है कि भजी है, तो बोलोगे नहीं करना है, बोलेगा तुमको नौकरी से निकाल देंगे। अरे बोलेगा कलेक्टर साहब सुनिए, आप हमको नौकरी से निकाल नहीं सकते हैं, क्या अधिकारी नहीं निकालने का, आप हमको नौकरी से निकाल नहीं सकते, नौकरी से निकालने का तो राज्यपाल के पास है, तुम्हारा ट्रांसफर कर सकते हो, कर दो। ये निर्वाचन में भी कहता है कि भले नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर तुमको हटा नहीं सकते, क्योंकि हटाने के लिए संसद में बिल लाना है, और बिल तो हाई बहुमत से पारित होगा, और हमारा कार्यकाल फिक्स है, हम 6 वर्ष या 65 साल बैठेंगे ही बैठेंगे, तो हम स्वतंत्र काम करने के लिए तुम्हारा कुछ उठा नहीं सकते हो। समझ में आ गया? हाँ, जैसे राज्यपाल की होती है, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 3 घंटे के अंदर हटा दे, 20 मिनट के बाद हटा दे, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करते हैं। कुछ विद्वानों को सुनता हूं राज्यपाल तो 5 साल के लिए आता है। अरे मूल संविधान में राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत बैठता है। प्रसाद पर्यंत जानते हो? मंदिर जाते हो? मंदिर जाते हो ना? मंदिर जाते हो, भगवान के सामने स्मरण करते हो भगवान का, पंडित जी की इच्छा हुई तो प्रसाद दिए, नहीं इच्छा हुई तो नहीं दिए, तो चल लोगे क्या? पंडित जी को प्रसाद नहीं दिया, लड़ लोगे? नहीं लड़ सकते। इसलिए ये प्रसाद पर्यंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु निर्वाचन आयोग के कार्यकाल को इच्छा पर निर्भर नहीं किया गया है। उनका कार्यकाल फिक्स है, कल पढ़ाया हूं, ये 6 या 65 होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में ही रखा गया है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते मिलेंगे, अलायंस मिलेंगे, जो सुविधाएं मिलेंगी, वही भारत के निर्वाचन आयोग को भी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत बढ़िया चाहे आ गया। अब एमपीपीएससी ने क्या पूछा था भैया? एमपीपीएससी ने पूछा था क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है? क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है? ये क्वेश्चन आया था। कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को बताओ? क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है? गुरुजी 6 या 65 को बदल सकता है, प्रावधान करना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा इसके लिए। आप ऐसे नहीं बदल सकते कि मन में आया राष्ट्रपति जी ने बोला कि इनके भैया आज 5 और 3 कर दो, 5 और 70 कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रावधान लाना पड़ेगा, संसद बिल लाना पड़ेगा इनके लिए। भारत का निर्वाचन बहुत संवैधानिक प्रावधान है। जब देखो एक बात जाना विनोद, एक लाइन समझाता हूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई चीज संविधान में लिखी होगी और संविधान में अगर आपको छेड़छाड़ करना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो इसके लिए बिल लाना पड़ेगा, मनमानी तरीके से चेंज कर दोगे। निर्वाचन आयोग कैसा है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। क्या लिखा है? संविधान में लिखा है। पर एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें आपको और भी बता देता हूं कि निर्वाचन आयोग हमारे संविधान में लिखा है कि भैया एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या लिखा है? कि एक निर्वाचन आयोग भारत में होना चाहिए। मेरी बात को समझो, विनोद बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न से बहुत सारे बच्चों का भी डाउट क्लियर होगा कि अनुच्छेद 324 के तहत हमने ये कहा कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा। पर ये निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होंगे, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, योग्यता, इनका क्या कार्यकाल होगा, टाइम पीरियड 6, 65, 6, 62, 5, 70, ये इनकी क्या सेवा शर्तें होंगी, अलायंस वगैरह, ये संविधान में कहीं लिखा है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। विनोद समझो मैं क्या कह रहा हूं, संविधान में केवल इतना लिख दिया गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। अब निर्वाचन आयोग में कितने अध्यक्ष और सदस्य होंगे ये डिसाइड नहीं है, योग्यता डिसाइड नहीं है, कार्यकाल डिसाइड नहीं है, सेवा शर्तें डिसाइड नहीं है कि ये भैया 5 वर्ष काम करेंगे कि 6 वर्ष काम करेंगे, 7 वर्ष काम करेंगे। आईएएस अधिकारी बैठेगा कि कोई सांसद भी बन सकता है, विधायक बन सकता है, निर्वाचन अधिकारी कौन बनेगा, इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 2 अध्यक्ष होंगे, कुल मिलाकर 5 लोग होंगे, 3 मेंबर होंगे, 2 मेंबर होंगे, ये डिसाइड नहीं है, सेवा शर्तें डिसाइड नहीं है। और केवल इतना लिखा है कि भैया भारत में निर्वाचन आयोग होना चाहिए, अनुच्छेद 324 इतना लिखकर संविधान वाले चले गए। इसी बात को लेकर हम आगे डिफेंड करेंगे इसको। अभी मैं प्रश्न क्या बोल रहा हूं, क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है? क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है? अब कुछ विद्यार्थी क्या है इस क्वेश्चन में हमेशा ऐसे प्रश्नों में फंस जाते हैं कि सर ऐसे प्रश्नों को तो हां या ना देना चाहिए कि नहीं। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कितना अल्टीमेट पूछा है, क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है? इसकी बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। वो पूछना चाह रहा है कि तुमको संविधान में विश्वास रखते हो कि नहीं, और तुमने लिख दिया नहीं। इसका तात्पर्य है कि तुमने निर्वाचन आयोग पर प्रश्न खड़ा कर दिया, और जब तुमने निर्वाचन आयोग पर प्रश्न खड़ा कर दिया तो इसका तात्पर्य यह है कि तुमको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? और जब तुमको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है तो तुम अधिकारी बनने क्यों? अभी मैं बहुत सारी चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुना करो। अब बात नहीं चली, जुमलेबाजी नहीं चल रही, क्लासेस पॉलिटिकल क्लासेस चल रही है। अब आपको क्या लिखना है? अब आप लिखेंगे प्रश्न क्या है, क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है? तो आपने लिख दिया हां है, आपने लिखा कि हां है, तो इस बात को प्रूव करोगे ना, प्रूव तो करना पड़ेगा कि हवा में बात कह दिया कि हां है, और आपने लिखा कि नहीं है, तो इस बात को भी प्रूव करो कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इस क्वेश्चन को मैं फ्रेमिंग थोड़ा कर देता हूं, देखो कैसे, समझो पहले यहां पे आंसर होगा, जैसे उत्तर होगा, उत्तर में आप क्या लिखेंगे, जी हां, जी हां, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष संस्था है। आपने पहले बताया कि हां निर्वाचन आयोग क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, क्योंकि अब आप बताओगे क्यों है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक किया गया है। आपने पहली बात बता दिया कि भैया इसका उल्लेख संविधान में किया गया, अर्थात ये एक संवैधानिक संस्था है, और जब कोई संवैधानिक संस्था होगी तो नो डाउट स्वतंत्र तो होगी। क्या होगी? स्वतंत्र होगी। फिर आप लिखेंगे इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं, ये लिखने का तरीका होता है, इसको हम निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। अब बिंदु बता दीजिए। पहला पॉइंट बताएंगे कि भैया निर्वाचन आयोग का क्या है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल निश्चित होता है कि नहीं होता? तो ब्रैकेट बता दो 6 वर्ष या 65 साल। दूसरा बता दो कि इनके वेतन और भत्तों में
इनके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा बताएं, इनकी सेवा व शर्तें निर्धारित होती हैं। इनकी सेवा व शर्तें राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित होती हैं। चौथा बताइए, इनको हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाना पड़ेगा तब हटा सकते हैं। अगला बताइए कि इनको वही अधिकार प्राप्त है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। इस तरीके से आप डिफेंड कर सकते हैं आंसर को, और जितना आप फैक्ट को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट दोनों लेकर चलना है क्वेश्चन में, ठीक है? क्या लेकर चलना है? कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट। समझ में आ रहा है किस तरीके से फ्रेमिंग करना है क्वेश्चन को? क्लियर है? आगे तो कमेंट ही मिलेगा रहते हैं। ठीक, तो अपन को क्या करना है, केवल अपन को इस तरीके से फ्रेमिंग करते हुए चलना है कि क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से। चलो, मैंने बताया भैया क्या निर्वाचन स्वतंत्र है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ निर्वाचन क्या है, स्वतंत्र है। लगभग 6-7 पॉइंट है, इस तरीके से चर्चा करेंगे। इसी का प्रेसिडेंट को देते हैं, बिल्कुल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है? कल मैं एक काम करूंगा, कल मैं इसके जितने फैक्ट है वो जरूर लिखवा दूंगा, ठीक है? चिंता ना कर, मैं कल इसकी मेंस कंप्लीट जाने दे, उसके बाद मैं करूंगा लास्ट में पूरे फैक्ट लिखवा दूंगा जितने वो जरूर से पूछे जाते हैं, ठीक है? अब हम प्रश्न करेंगे कि हमने पहले तो पढ़ लिया कि भैया निर्वाचन आयोग क्या है, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया कि भैया क्या होता है, कब बना, कैसे कैसे तरीके से इसने काम किया, वगैरह वगैरह। फिर हमने देख लिया कि भैया निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है, फिर हमने देखा क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। अब हम देखेंगे बुराइयां, कोई भी संस्था है वो स्वतंत्र है या नहीं, उसकी बुराइयां तो होगी। जैसे मैं आप लोगों को पॉलिटिक्स पढ़ाता हूं, हर बच्चे को पसंद आता है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। सर ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, क्या है? बिल्कुल क्लियर है। मैं क्लास के 70% बच्चों को घुसा सकता हूं, इतना ही चाहिए मुझे। वो 70-10% का सिलेक्शन होना है, कितने 10% का, ठीक है? आज मेरे से गुस्सा बहुत गरियाते हैं, ठीक है? उनको इस बात से दिक्कत नहीं है, पढ़ाता कैसे, बहुत गरियाते हैं टीचर, ठीक है? मेरा कुछ कर भी नहीं लोगे। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी कमजोरियां बताएंगे। भैया तुम में ना बहुत कमजोरियां हैं, ठीक है? निर्वाचन आयोग में अब तुम्हारी बहुत तारीफ कर दी 3-4 दिन, अब करते हैं बुराई। आओ, बुराई तो आपकी होगी, खैर होनी चाहिए, इससे फर्क क्या पड़ता है ना? कल भी मैंने कहा था, चुप चुप अश्रु बहाने वाले, मोती व्रत लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, ठीक है? ठीक है, आगे बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्या निर्वाचन आयोग की क्या कमियां हैं? और कमियां मतलब आलोचना। तो अगर पूछे आलोचना करो, बताओ भैया क्या तुम्हें कमियां हैं, आलोचना तो करेंगे, है ना? क्लियर है? पहला बात करेंगे भैया सर्वाधिक खर्चीली चुनाव प्रणाली है हमारे देश में। निर्वाचन आयोग बहुत पैसा खर्च करता है। हमारे देश में चुनाव होता है ना, चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। एक सांसद को लगभग 70 लाख और एक विधायक को लगभग अप्रॉक्स 50 से 60 लाख रुपए पैसा खर्च करने का अनुमान दिया गया है। क्या भैया अपने क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करते हैं? आप देखते हैं इतना होर्डिंग लगती है, इतनी रैलियां निकलती हैं, इतना टीवी में प्रचार होता है, इतने पेपर छपते हैं, मतलब चुनाव में। तो हमारे देश में क्या है, चुनाव प्रक्रिया बहुत ही खर्चीली है। दूसरा, राजनीतिक दलों के लिए दिए जाने वाले चंदे में अपारदर्शिता है भैया। इलेक्टोरल बॉन्ड तो यही तो था कि कौन किस पार्टी को कितना चंदा देता पता नहीं चल पा रहा है। तो इस बार बिल्कुल मेरे लाल तैयार रहना, ये सितंबर वाला मेंस या फरवरी वाला जो अप्रैल में होगा मेंस आपका, उसमें पूछना ही पूछना है, इलेक्टोरल बॉन्ड को समझाइए, या वो ये पूछ लेगा क्या निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, कार आलोचना के कुछ भी पूछ सकता है, करंट टॉपिक बिल्कुल बना हुआ है। तो राजनीतिक दलों के द्वारा दिए जाने वाले चंदे में अपारदर्शिता, जिसको हमने कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, है ना? आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ में बड़ा चला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किसको कितना मिला। मतदाता सूची में बड़े पैमाने में हेराफेरी। मतदाता सूची में क्या है, कई बार ईवीएम हैक कर लेना, कई बार किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे वोट डालाना, ये बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, है ना? मतदाता का निरक्षर होना, क्या होना मतदाता का निरक्षर होना, लोगों को पता ही नहीं है। गांव में बताते कि सुना चौथा नंबर दबाया, चौथा नंबर, क्या करना, चौथा नंबर दबाना जाके मशीन में, ठीक है? अब बचा चौथा भूल गया दादी का, अब दादी जाके दबाई पचमा, क्या दबाया, पचमा दबा दिए हैं, कहे चौथा दबाने का, चौथा कहाँ सुनाई। हमारे देश में जो अधिकांश मतदाता है वो निरक्षर है। निरक्षर का तात्पर्य इसीलिए अगर उनको 500 रुपए दे दो, है ना, थोड़ा सा कौन कौन सी आती है मुझे तो पता भी नहीं है, स्कॉच वगैरह, ठीक है, अच्छी रात में पिला दो, सुबह बिल्कुल तुम्हारे नाम पे वोट दबा के आएंगे, मिठाई घर डिब्बा पहुंचा दो और लिफाफे पैसा पहुंचा दो, है ना? उसको बात फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल तक ये लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। तुम गरीब क्यों नहीं, लोगों के कारण तो गरीब हो, अमीर हो जाओगे तो तुमको थोड़ा वोट देंगे। मतदाता हमारे क्या निरक्षर है, बहुत भोला हमारे देश का व्यक्ति, ठीक है? इतना भोला नहीं होता 200 साल तक अंग्रेज हम पर शासन नहीं करते, ध्यान रखिएगा। हाँ, उम्मीदवार और राजनीतिक दलों का भ्रष्ट आचरण। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे क्या है, राजनीतिक दल अनपढ़ है, पहली बात तो अनपढ़, निरक्षर, पढ़े लिखे ही नहीं है, है ना? कई बार ऐसे आपत्तिजनक भाषण देते हैं कि पता नहीं चलता। आपत्तिजनक क्या करना, भाषण देना, टीका टिप्पणी करना, किसी लिंग पर करना, महिला को बोलना, किसी जाति पर करना, किसी धर्म पर करना, है ना? इनके आचरण है। तीसरा, उन पर अपराध का चलना, पता चला दहेज हिंसा चल रहा है, पता चला बहू के साथ छेड़छाड़ किए हैं, रेप केस चल रहा है, पता चला किसी लड़की को उठा लाया, किडनैपिंग का केस चल रहा है। तो ये निर्वाचन की क्या समस्या है? ये निर्वाचन क्या करना चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति पर क्रिमिनल मामला चल रहा है 10 साल की बैन कर दो उसको, चुनाव लड़ेगा कोई नहीं। राजनीतिक दलों के द्वारा जाति और धर्म के नाम पर वोट डालना, ये बहुत बड़ी समस्या है। धोखाधड़ी मतपत्रों का प्रयोग करना, पेटियां खुल जाना, कई बार ईवीएम हैक हो जाना, है ना, वगैरह वगैरह, पता नहीं। चुनावी हिंसा, चुनाव में क्या करना, हिंसा कराना, गाली गलौज करना, बंदूकें चलवाना, कट्टा लेकर पहुंच जाना कि वोट दे है, चंबल है, वोट दे है, ठीक है? तो ये समस्या होना। तो इतनी सारी आप बता सकते हैं कि भैया भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रणालियों में इतनी सारी कमियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इन कमियों को क्या करना है, समाप्त करना है। ये क्वेश्चन या तो 7 नंबर में पूछेगा, और जब 10 नंबर में पूछेगा तो केवल इतना नहीं पूछेगा कि कमियां बताओ, फिर से पूछेगा निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं और उसकी आलोचना करिए। मतलब एक साथ 2 क्वेश्चन पूछेगा, और जब एक क्वेश्चन में 2 आंसर हो, 2 फ्रेमिंग दिख रही हो, तो उसको आधे नंबर में बांट दिया करो कि एक पेज में ये लिखेंगे, एक पेज में ये लिखेंगे, ठीक है? बुद्धिजीवी कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत समस्या है बच्चों के साथ, बहुत सारी कॉपी चेक किया हूं, उसमें बता रहा हूं अपना अनुभव कि जब भी आंसर आएगा तो बच्चा क्या करता है, मान लो 2 पेज की कॉपी है, उसने पूछा कि बताओ निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। बच्चे ने यहाँ से लिखना चालू किया, पहला पेज निर्वाचन आयोग का लिख दिया, वो दूसरे पेज पर आधा पेज खा लिया, और आपने आंसर कितना लिख दिया, 80-20। आंसर कितना लिखना था, 50-50। 50 में लिखना निर्वाचन के क्या कार्य है, 50 लिखना उसकी आलोचना है। आप क्या कराए, 80 लिखा है उसके कार्य, 20 लिखा है आलोचना, बैलेंस नहीं कर पाए आंसर को। तो इसलिए नंबर एग्जाम में कम मिलते हैं। तो आप बैलेंस करते हुए चलिए, संतुलन बहुत जरूरी है जीवन में, संतुलन तो हर विषय में जरूरी है, ठीक है? ऋतु कह रही है आपकी आवाज अच्छी है, मैं ही अच्छा हूं, आवाज का क्या रखा है? इधर देखो, निर्वाचन आयोग का क्या महत्व है, आप देखो क्यों चाहिए भारत में निर्वाचन, उसके क्या महत्व है। भैया निर्वाचन से पूछा कि तुम्हारे क्या महत्व है, बताओ, बताते निर्वाचन भैया देखो मेरे क्या महत्व है ना? अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम लोग चुन नहीं पाओगे, किसको, अपने कार्यकर्ता को, अपने मुखिया को। सर जरूरी है कि दोनों पेज भरे, शायद आधा क्या हो गया, बैक गया 10 नंबर में,
आधा भाग नंबर में। देखो मेरे वाली बात ध्यान रखना, तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल करना हो करते रहो, ठीक है, करते रहो प्रैक्टिकल। मोड़ कहाँ जा रहा हो, मोड़ चलो जाए, तुम सेलेक्ट हो जाओ, ना हो मोड़ कहाँ जा रहा हो, मोड़ कुछ नहीं जा रहा हो, मोड़ काम बताना, तू काम बता रहे हैं, तुम सेलेक्ट हो जाए ना हो बच्चा, तो प्रैक्टिकल करना है, इसकी बजाय इस पर फोकस करो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगे होगे तो 5 साल से 6 साल लग जाएंगे, और यहाँ पे लगे होगे तो 1 से 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों करना है, क्यों नहीं करना, इस पर मत घुसो। सर ने बोल दिया ना करना है, सर ने बोला होगा तो सोच समझ के बोला होगा। ऐसे कोई चीज बोल देता हूँ कि हाँ मैंने बोल दिया हो, और अगर मैं बोलता हूँ तो उसको जाके क्रॉस चेक कर लिया करो, सर ने बोला ऐसा होता है क्या ना। आपने जो बुद्धिजीवी भैया भी लोग होंगे गैंग में से पूछा करो, सर ने ऐसा बोला था, ऐसा होता है क्या। अब महात्मा की राय किससे ले रहे हो, है ना, कृष्ण से राय ले रहे हो, दुर्योधन से ले रहे हो, किसी से ले रहे हो, तो महात्मा की राय भी किससे ले रहे हो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ बेटा, कीर्ति के सर मैं अभी 19 की हूँ, 2 साल में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकती हूँ ना, 6 महीने में कर सकती हूँ, ठीक है, कैपेसिटी जितनी होगी आप अंदर कर लोगे। चलो, वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन व मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी का काम करना। मतलब भैया निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, पहली बार भारत में 1952 में चुनाव हुए थे, 1952 से लेकर अभी तक के चुनाव में निर्वाचन आयोग कहता है कि देखो इतने साल, देश 70 साल हो गए, 70 साल से मैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, मतलब लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंचायतों के, विधानसभा के, इन सबके चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कराता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और लोगों को मैं क्या करता हूँ, वोट देने के लिए जागरूक भी करता हूँ, कैंप चलाता हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने लॉन्च कर रखे हैं, है ना, रेडियो में, टेलीविजन में, अखबार में मैं कहता हूँ कि वोट देना आपका अधिकार है, इतना एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ। दूसरा, देखो भैया मेरा क्या मत है, जितने भी राजनीतिक दल है ना मैं इनको अनुशासित करता हूँ, इनसे पूछता हूँ तुम्हारी कितनी पत्नी है, कितने बच्चे हैं, कितनी संपत्ति है, कितने अपराध किए हो, जिससे जनता को पता चल सके कि अपने किस व्यक्ति को चुन रहे हैं, जिसको चुन रहे हैं वो चुनने योग्य है कि नहीं है, ठीक है। तो भैया मेरा इतना महत्व है। तीसरा निर्वाचन आयोग कहता है कि चुनाव में समानता स्थापित करता हूँ, निष्पक्षता स्थापित करता हूँ और स्वतंत्रता स्थापित करता हूँ कि अगर कोई महिला वोट डालने आ रही है तो उसके भी वोट की कीमत होगी, कोई बच्चा वोट देने 18 साल का तो उसकी वोट की कीमत होगी, कोई बाहुबली आ रहा है वोट देने तो उसकी भी उतनी कीमत होगी। मैं सबके में समानता स्थापित करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी वोट डाले जाएंगे तो उनकी वोट की कीमत भी एक ही होगी, किसान जाएगा तो उसकी वोट की कीमत भी एक ही होगी, 20 करोड़ रुपए टैक्स भरा होगा तो उसकी वोट की कीमत एक ही होगी। और मेरा काम है निष्पक्षता के साथ और स्वतंत्रता के साथ चुनाव कराना, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। चौथे पॉइंट में कहता है कि मतदाता केंद्रित और मतदान अनुकूल वातावरण की चुनाव प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये कहता है कि जब भी हम चुनाव कराते हैं तो एक अनुकूल वातावरण स्थापित करते हैं, पूरी पुलिस प्रशासन लगी रहती है, पूरे अधिकारी लगे रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, हम अनुकूल वातावरण देते हैं, किसी के साथ कोई दबाव स्थापित नहीं होता, इकट्ठी बंदूक लगा के चुनाव इसमें डालो, ऐसा नहीं करवाते भैया। और अगर ऐसा कहीं होता है और हमें सूचना मिल गई तो उस क्षेत्र में चुनाव रद्द भी करा देते हैं, ठीक। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के संबंध में संलग्न रहना। हम पूरी चुनाव प्रक्रिया में जितने भी राजनीतिक दल हैं और हमारी हितकारी जनता, उनके साथ हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है, अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रखी है, अपनी वेबसाइट, आपको लगता है कि फर्जी वाला फोटो खींचो, वीडियो बनाओ और डाल दो, तुरंत एक्शन ले लेगा। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया, चुनावी शासन के बारे में जागरूकता फैलाना, है ना। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया, चुनावी शासन के बारे में जागरूकता फैलाना, है ना। कहीं पे क्षेत्र में क्या हो रहा है, वोटिंग कम पड़ रही है तो कलेक्टर को भेजना, पीठासीन अधिकारी को भेजना, एसपी को भेजना, पटवारी, डीएसपी, शिक्षक को भेजना कि आप गांव-गांव जाओ, लोगों को बोलो कि वोट डालने आए, हाथ जोड़ो उनसे कि लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सभी लोग वोट डालने आइए। तो निर्वाचन आयोग कहता है कि देखो भैया मेरी कितनी वैल्यू है, मैं नहीं रहूंगा तो देश का क्या होगा। इस लोकतंत्र को बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका है और सच में इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि 1952 से लेकर आज तक, 1952 से लेकर आज 2024 चल रहा है, हमारे देश में चुनाव कराने वाला कौन है, निर्वाचन आयोग ही तो है। एक कंडीशन जानो थोड़ा सा, आज हम सब लोग इतना पढ़ लिख गए हैं, इतना सोशल मीडिया का जमाना है, 1952 में जो पहली बार सुकुमार सेन ने चुनाव कराया ना भारत में, आप यकीन मानेंगे पूरा वेस्टर्न कंट्री जानते हो, जो पूरा यूरोपियन वाले क्षेत्र वाले हैं, जो यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले, ब्रिटेन, लंदन वाले, ये हम लोग मजाक उड़ा रहे थे, इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि भारत ने अपने संविधान में लिखा है कि सभी को वोट देने का अधिकार है। हम देखते हैं कैसे देता है, हम देखते हैं कैसे वोट देता है। और जब हमने 1952 में पहली बार चुनाव कराया तो आप यकीन नहीं मानेंगे पूरा विश्व हमको देखते रह गया कि भैया तुमने कैसे चुनाव करा लिया। हमने कहा हमारे अंदर योग्यता है। सोचिए उस जमाने में लोग तो जागरूक भी नहीं रहे होंगे कि वोट देने का कुछ अधिकार होता है। आज हम लोग जागरूक हो गए कि भैया वोट देने जाएंगे, लोकतंत्र परिवर्तित करेंगे, व्यक्ति ने 5 साल काम नहीं किया है। पहले के जमाने में विचार लोगों के अंदर पैदा करना, उन अधिकारियों को नमन है जो इसमें काम 1952 में पहली बार चुनाव भाग लिए होंगे। आज ईवीएम आ गया है, पहले कागज बनाया करते थे, पिंक कलर के कागज हुआ करते थे, प्रत्याशी के नाम लिखा करते थे, डिब्बा में करते थे, लोग पेटी जाकर वोट डालते थे। वहां से भारत को ईवीएम तक पहुंचने में 70 साल के इतिहास में भारत सोचो कहां पहुंच गया। ठीक है, तो इस बात को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, मैं यहाँ हो जाऊँ, ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो 1952 की घटना में 2024 के समय में बहुत परिवर्तन है। क्या है, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। ठीक है, चलो जो दिख रहा है लिखना, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ में यहाँ पे। अब हमने देखा भैया जो निर्वाचन आयोग इसकी समझ क्या चुनौतियां हैं, तो हमने इसकी कमजोरियां बता दी, चुनौती देख लेते हैं भैया इसके सामने क्या क्या समस्याएं खड़ी आती हैं। भैया हम तो हमने इसकी बुराइयां बता दी, पर इससे इसका दर्द पूछो, हाल ए बेहाल। तुम्हारे हम पूछने गए तो उसने बताया कि सुनो यार तुमने हमारी आलोचना तो कर दी, हमसे पूछने आया कि हमारे साथ क्या गुजरती है, हमें बताओ तुम्हारी क्या समस्याएं। तो कहता है कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। ठीक है, तो सुनिए सोनम गुप्ता जी, इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, चावल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, और मैं मंत्र बोल रहा हूं और ध्यान से स्मरण करते हुए निर्वाचन आयोग का चावल झड़ना। पहला, आयोग को राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों का लेखा परीक्षण करने से रोका गया। आयोग को राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों का लेखा परीक्षण करने से रोका गया। इसका तात्पर्य है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं भारत में, जितनी भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं, इन पार्टियों को चंदा कहां से आता है, जिसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, क्या जिसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, इसके बारे में निर्वाचन आयोग कहता है कि आपने हमको कभी अधिकार दिया है। हमसे प्रश्न पूछते हो, हमको अधिकार दिया होता ना, इस पार्टी को कितना पैसा मिला है, तो हम जाके चेक करके बता देते जनता को फजी लोग हैं ये, इनको पैसा दिया, इस पार्टी ने इतना पैसा दिया है। अभी निर्वाचन आयोग ने जो काम नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया एसबीआई से, एसबीआई चाचा ये बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको तुम दो। एसबीआई ने कहा कि साहब क्या है ना ये खई नहीं खा रहे हैं अभी, और उसमें ज्यादा बहुत है, 6 महीने लग जाएगा, करते काम करिए, जून के बाद थोड़ा सा देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या करें बेटा, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा मिला चुनाव मिला लेते हैं, 6 महीने लग जाएगा काम करने में, लंच चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाप को सिखाओ बेटा, है काम चल रहा है, 2 दिन का समय दे रहे हैं, कितने 2 दिन का, ध्यान सुन लिया, 2 दिन के अंदर पूरा अगर काम नहीं हुआ ना तो बस सुप्रीम कोर्ट बोला साहब क्या कर रहे हैं, 6 महीने का काम 2 दिन मांग रहे हैं। बोले हाँ 2 दिन के अंदर पूरा चाहिए, किस खाते में रिसीविंग हुई है, किसको कितना मिला है। बोले प्रभु रिसीविंग तो बता ही नहीं पाएंगे, हाँ इतना बता सकते हैं कि इस पार्टी को कितना पैसा मिला, वही तो बता दो 2 दिन के अंदर। और जो काम 6 महीने का था उस एसबीआई ने कितने दिन के अंदर कर दिया, 2 दिन के अंदर, 48 घंटे। ये पावर सुप्रीम कोर्ट की। कोई संविधान में मुझसे कोई पूछे ना कि आपको प्रधान क्या मजा आता है, मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट, उसके अधिकार अथा अधिकार है, मतलब देश में हो तो अधिकार सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई अधिकार ना हो।
48 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने के सामने प्रस्तुत कर दिया गया कि भैया क्या क्या दिया है, कहां-कहां से पैसा रिसीविंग हुई है। निर्वाचन आयोग की समीक्षा कर सकता था, निर्वाचन आयोग, देखो निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन पहुंची थी, निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टी को नहीं मांग सकता, उतना अधिकार नहीं है उसको मांगने का। तो राजनीतिक दल बोल सकते तुम्हारे पास कहां अधिकार है, बताओ किस धारा में लिखा हुआ है, पीछे हट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछ सकते ना किस धारा में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने अधिकार है, अनगिनत अधिकार। एक अधिकार, एक वकील को, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने जीवन काल में यही पता चल पाता है कि उसके पास कितने कितने अधिकार है। ठीक है, जनता पार्टी देती है, बड़े उद्योगपति देते हैं, व्यवसायी लोग देते हैं, है ना करती। अब तुम थोड़ा दोगे, हमें बताया था आपको परसों वाली क्लासेस में कि कैसे व्यवसाय बड़े उद्योगपति लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं, है ना बताया था ना। क्लासेस सुनिए, रेगुलर क्लासेस करिए, एक दिन अटेंड करेंगे समझ में नहीं आएगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति में राजनीतिक झुकाव भी निर्वाचन आयोग की स्पष्टता पर प्रश्न खड़ा करता है। मतलब जब भी हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं तो कई दफा हमने देखने को मिला कि जो भारत का निर्वाचन आयोग बना, जो भारत का बना निर्वाचन आयुक्त बना, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। क्या है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने अपने व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बना दिया, भाजपा ने कहा कि हमारा व्यक्ति बनेगा। तो जब अपना व्यक्ति बैठा लोगे तो देश में चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमेशा से प्रश्न लगा रहा कि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इसके नियुक्ति प्रक्रिया को चेंज किया जाए, और ये बात लगातार बीते कुछ वर्षों में भी देखने को मिली है। अधिकारियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए अधिनियम कानून में स्पष्टता नहीं है, परिणाम स्वरूप निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है। मतलब क्या है कि निर्वाचन आयोग के कार्य लिखे नहीं है, मैंने बताया अभी, विनोद कोहली ने यही बताया। थोड़ा तुम लोग क्या ना कि भांग के नशे में रहते हो, क्लास को अच्छे सुना करो। कहां करो बेटा, ये क्या मैंने यहाँ पे डायग्राम बना, डायग्राम दिया है, उसमें मैंने बताया था कि इनके कार्य, इनका वेतन भत्ते निर्धारित नहीं संविधान में, निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करेगा। इनके कार्य संविधान में लिखे नहीं है, क्या है इनके कार्य संविधान में लिखे नहीं गए, जिस कारण से इन पर इतना प्रभाव दिखा नहीं पाते राजनीतिक पार्टियों को। क्या नहीं बहुत सारी राजनीतिक पार्टी प्रभाव दिखा नहीं पाते, क्योंकि राजनीतिक पार्टी जनता चुनती है और जनता हमारे देश की प्रमुख होती है, और जनता संविधान दोनों ही प्रमुख है। तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है। निर्वाचन आयोग के पास स्वतंत्र सचिवालय नहीं है। सचिवालय क्या नहीं है, सचिवालय का तात्पर्य है कि इनको अलग से फंडिंग आए, कार्य करने की फंडिंग आए, इनके कार्य है, तो इनका खुद का क्या नहीं है, प्रॉपर सचिवालय होता है, जैसे प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है पीएम का। तो इनके पास क्या नहीं खुद का सचिवालय नहीं है, जहां पर इनके क्या हो वेतन क्लियर हो भैया इतना मिलवा करेगा। इनके वेतन भत्ते कई बार क्या है संसद डिसाइड करती है, फिर इनकी क्या सेवा करते होंगे ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है, इनके कार्य क्या है संविधान में लिखा नहीं है, ये क्या क्या कर सकते हैं ये भी संविधान में क्लियर नहीं है। तो इस बात को लेकर हमेशा से प्रश्न खड़ा रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र जानते हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां करती है, बोलती कुछ और करती कुछ और है। बोलती है कि लोकतंत्र की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, जाति भेदभाव नहीं करेंगे, अंदर वही कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी समस्या है इसमें। फिर क्या है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता भी निर्धारित नहीं है, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, और इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है। निर्वाचन आयोग कहता है कि अगर हमारा कार्यकाल संविधान में लिखा होता ना, हमारे कार्य संविधान में लिखे होते स्पष्ट रूप से, हमारे वेतन भत्ते संविधान में लिखे होते ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पर निर्वाचन आयोग कहता है कि हमारे वेतन भत्ते का योग्यता कुछ निर्धारित नहीं है, बस इतना लिख दिया कि भारत का निर्वाचन आयोग होना चाहिए। आज के लिए पूरा नियम राष्ट्रपति संसद बना रहे हैं बैठ के, तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं लोकतंत्र का दबाव रहता ही है, रहता नहीं रहता, रहता है। निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति पश्चात संविधान द्वारा अन्य नियुक्ति पर भी रोक नहीं है। मतलब जैसे मान चलो मैं शुभंकर पार्टी का भारत निर्वाचन आयोग बन जाऊं, अब मैं 6 साल काम करने के बाद जब रिटायर्ड हूं तो मैं कहीं क्या कर सकता हूं, चुनाव लड़ सकता हूं, किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकता हूं। इससे क्या होगा, खतरा होगा कि नहीं होगा, खतरा होगा क्यों, क्योंकि मुझे सब चीजें पता है कि प्रशासन में कैसे काम हो रहा है, अंदर अंदर क्या लूपहोल है, सरकार कहां पे गलती करती है, किस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड से छेड़छाड़ होता है, ये सब डिसाइड नहीं है। तो ये प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति के पश्चात संविधान में ये लिखा कि अन्य नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। जैसे मैं निर्वाचन आयोग से रिटायर्ड हुआ, मैं कुछ चुनाव लड़ लिया सांसद का, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत गरिमा में पद से रिटायर्ड हो रहे हैं, आपको लोकतंत्र की हर चीज पता है, आपको निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया पता है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जाएंगे तो आपको तो सीधा रख लेंगे, किसी पता चलेगी जानकारी कैसे चुनाव होता है, किसी फर्जी बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, चुनौतियां हैं निर्वाचन आयोग के सामने। तो पहला बताएंगे कि निर्वाचन आयोग क्या कहता है कि भैया मेरे सामने ये चुनौती है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं इनके इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब वित्तीय खातों से संबंधित हमें स्पष्ट कोई जानकारी नहीं होती है। दूसरा, कई दफा देखने को मिला है कि निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, जो निर्वाचन अध्यक्ष होता है, निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयुक्त मुख्य और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से कई बार कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। देखो इंसान तो मानव है ना, भगवान तो है नहीं, भगवान है। मैं भी किसी पार्टी को मानता हूं, मैं भी किसी धर्म को मानता हूं, मैं भी किसी जाति को मानता हूं, पर जब मैं संविधान पढ़ाता हूं तो मैं न्यूट्रल हो जाता हूं। उस समय मैं सभी धर्म जाति संप्रदाय को स्वीकार करता हूं। पर जब मैं व्यक्तिगत रूप से जीता हूं, जब मैं केजीएस के बाद रहता हूं तो मैं अपने धर्म को विशेष मानता हूं। पर जब मैं केजीएस से पढ़ा रहा हूं 8:30 से 10, तो उसमें लिए सभी धर्म बराबर है, सभी जातियां बराबर है, सभी संप्रदाय बराबर है। और जैसे मैं केजीएस क्लास बंद करता हूं, फिर मेरा कोई व्यक्तिगत धर्म है, मेरी कोई व्यक्तिगत जाति है, मेरी कोई व्यक्तिगत पार्टी है, मुझे भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हें अधिकार आर्टिकल 21, जितना तुम्हें अधिकार है ना उतना मेरे को भी उतना ही अधिकार दे रखा है। तो जो व्यक्ति यहाँ बैठा वो क्या व्यक्ति है, वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होगा, वो किसी राजनीतिक पार्टी में विश्वास रखता होगा, तो हल्का झुकाव होगा ही होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो एक समस्या है। फिर जितने भी जो निर्वाचन अधिकारी हैं इनके ऊपर ये है कि आपका कोई कार्यकाल नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है, लोकतंत्र का अभाव है, सेवानिवृत्ति के पश्चात आप कहां जाएंगे, समस्या है। तो निर्वाचन आयोग के सामने ये हमें इतनी सारी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। कोई चुनौती में अगर आपको समस्या तो आप मेरे से पूछ लो, फिर आगे चलें। अभिषेक क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे प्रश्न बनेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड डायरेक्ट पूछ सकते हो, 3 नंबर पूछ सकता है, 2 नंबर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ठीक है अभिषेक। और ये ऐसे क्वेश्चन हो सकता है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है? मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि क्या क्या इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया या लोकतंत्र को प्रभावित करता है। हालांकि यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा, एमपीएससी में इतनी औकात नहीं है फिलहाल में कि वो पूछ ले, पर अगर मान लो कोई आ गया तो कैसे इसको डील करोगे, ठीक है चर्चा कर लेंगे इस पर अभिषेक। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एहसान एक आत्मा से 2 चीज कर ले, ऐसे कैसे हो सकता है एक इंसान एक आत्मा से 2 चीज कर ले? क्या कह रहे हो राघवेंद्र सिंह, क्या कह रहे हो सर? आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का तात्पर्य बाहर कुछ है अंदर कुछ और है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर ही एकता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, आपस में लड़े जा रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्याओं के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अजय कह रहे हैं मेरा कमेंट आपको दिखता नहीं, अजय जी आप कौन है, कौन है? नहीं दिखा, वापस कर दो। इतने सारे कमेंट चलते हैं ऊपर से नीचे तक कि मैं पढ़ाऊं कि कमेंट देखूं, नहीं दिख पा रहा, वापस कर दो बेटा। अच्छा रीना जी कह रहे हैं आपने बोला कि क्लास में, देखो भाई मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं इस समय एक टीचर की भूमिका में रहता हूं, मेरा खुद का जीवन है, मैं कुछ भी करूं। अच्छा राघवेंद्र जी कह रहे हैं मतलब आप क्लास में नेचुरल है और बाहर बिल्कुल हूं, मेरा तिलक लगाना मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मैं अपनी धर्म जाति संप्रदाय किसी को भी मान सकता हूं। मैंने ठेका लिखा है क्या कि जब मैं पढ़ाऊं तो मैं अपने धर्म जाति संप्रदाय को नहीं मान सकता, मैं भगवान को मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी अधिकार इस धर्म में। किसने कह दिया, किसने कह दिया भैया? संविधान जब मैं पढ़ाता हूं एक टीचर की भूमिका के रूप में मेरा उद्देश्य है कि मैं सभी बच्चों को समान रूप से मानूं, चाहे लड़का हो लड़की हो, जाति धर्म संप्रदाय मेरा अधिकार नहीं है। और जब मैं बाहर हूं तो अपनी जाति अपने धर्म अपने संप्रदाय अपने विवाह पद्धति जो चाहूं मैं कर सकता हूं, ठीक है। किसी का ठेका नहीं है, किसी का बहुत ही नहीं हम, क्लियर ना? उतने अधिकार अपन को भी जिंदगी जीने के जितने तुम्हें, जितने इस क्लास के सभी विद्यार्थियों को। इस क्लास के बाद तुम कौन मैं नहीं जानता और आप कौन मैं नहीं जानता,
इतनी हमारी भूमिका है आपकी, बस क्लियर कर देता हूँ अपने विचार संबंध क्या है। चुनाव प्रचार करने के पैसे कहाँ से आते हैं? संसद से मिलते हैं, जो लोग टैक्स वगैरह देते हो ना सरकार को, उसी टैक्स से पैसे दिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग अलॉट करता है पैसा, इतना पैसा आपको अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में पैसा खर्च करने की अनुमति है। ठीक है, व्हाइट पैसा, ब्लैक पैसा तो कितना कहाँ से आता है सर? अगर हाँ में आंसर देंगे तो निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल आ जाएगा। आ जाएगा भैया, लेकिन सर इलेक्टोरल बॉन्ड किसी ना किसी स्तर पर चुनाव को प्रभावित करता होगा। बिल्कुल, आई समझते हैं। आज आपके प्रश्न लेते हैं, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया या लोकतंत्र को प्रभावित करता है? हमें बिल्कुल इसका आंसर हाँ नहीं देना है। अगर तुम चाह रहा है कि तुम लिख दो हाँ, बस तुम तो चाहेगा कि तुम पहली लाइन में लिख दो हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, पर अपन डिप्लोमेटिक इंसान है, हम तुम जाल फेंको और फंस जाए, इतनी बेवकूफी अगर करना हो तो एमपीएससी क्यों बनना है, अधिकारी क्यों बनना है? अपन तो डिप्लोमेटिक बात करेंगे, डिप्लोमेटिक पता लिखेंगे। वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया को इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरीके से प्रभावित करता है, इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के आधार पर। खत्म भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो सीधे पकड़ा के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, आपने मेरे से पूछा ना, मैं तो आंसर ही दूंगा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का नाम लूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान 2023 में अपने एक निर्णय में स्पष्ट रूप से ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारत के नागरिक को जानने का अधिकार है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया जाना चाहिए, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो सकता है कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता हो। हम कुछ नहीं कह रहे भैया, तो हमसे पूछ रहे हो, हम तो कुछ कह नहीं रहे, और हम ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहता होगा, हम तो कह रहे हो सकता है, ओपिनियन, भविष्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो हम मेरी भूमिका ले चलेंगे। तो हमको फंसाने की कोशिश पूरा करोगे, पर हम फंसेंगे नहीं भैया। कोई भी क्वेश्चन आए, डिप्लोमेटिक बनना है, ध्यान रखिएगा, क्या बनना है? डिप्लोमेटिक बनना है। फिर हम बताएंगे कि इसको हम निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, अब फायदा क्या? हम बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हमें ये पता स्पष्ट रूप से सूचना प्राप्त हो सकती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हुआ, कितना चंदा प्राप्त हुआ। दूसरा, इससे राजनीतिक पार्टियों के आर्थिक अकाउंट या कह सकते हैं जो आर्थिक खाते हैं या चंदे हैं, इनके बारे में जनता को भी स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, पता चलता है कि एक राजनीतिक पार्टी को वित्तीय वर्षों में कितना राजस्व प्राप्त हुआ। तो इन सभी के बारे में हम बताएंगे कि भाई बेनिफिट क्या है, अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड को ओपन कर रहे हैं तो किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है। तो हमें अपने पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक आधार बनाते हुए चलना है। किसके आधार बनाते हुए चलना है? एक आधार बनाते हुए चलना है, जिससे हम अपने क्वेश्चन को ब्रीफिंग करते चलें। ठीक है अभिषेक, सॉरी, तो हमें ये बताना है कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तो उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, हमें उसके क्वेश्चन को डिप्लोमेटिक तरीके से घुमा देना है। लागमेंट यदि आप योगी जी से जाके पूछे, मैं योगी जी नहीं हूं, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है, मैं अपने बारे में चर्चा करता हूं। मैं योगी जी का ठेका लिखा रखा है, राहुल गांधी का ठेका लिखा रखा है, ममता बनर्जी का ठेका लिखा रखा है, जो व्यक्ति को जो करना है वो करे, मैं अपने बारे में चर्चा करता हूं, अपनी क्लास के बारे में चर्चा कर रहा हूं। विक्रम कह रहे इलेक्टोरल बॉन्ड को समझा दीजिए, होमवर्क है। तुम बेटा कहां जी रहे हो, बेटा कहां जी रहे हो इस देश में? एक महीने से ये चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, एसबीआई के शेयर ले, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने दिया इसको 30 रुपए शेयर लेकर बैठा था। विक्रम समझ रहे हो ना, ये होमवर्क है, क्या लाना है? हाँ, अगर ऐसे पढ़ाने पे बैठ जाऊंगा ना तो बेटा 4 साल लग जाएंगे इंडियन पॉलिटिक्स को कंप्लीट करने में। चुनौती क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, अमात क्लियर है, कमजोरियां क्लियर है और स्वतंत्रता क्लियर है और कार। हमने आज इतने पॉइंट यहां पे लगभग ले लिया है। बताओ किसी को यहां तक समस्या उत्पन्न हो रही हो तो असीमित शक्तियां होनी चाहिए। आइए कुछ बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, और भी क्या कुछ है। निर्वाचन आयोग के निर्देशन सिद्धांत क्या है? देखो ये कुछ बताता है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। पहला, संविधान में स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता आदि मूल्यों को बना के रखना। निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि जो संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है और निष्पक्षता आदि सभी मूल्यों को क्या करके रखना है? बना के रखना है। क्या करके रखना है? बना के रखना है। फिर दूसरी अगर बात करें, निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए भी कानून का शासन बनाए रखना। चुनावी प्रक्रिया के आसान निर्वहन के लिए श्रेष्ठ संचालन तैयार करना और चुनावी सेवाओं में प्रभावकारी और पेशेवर निष्पक्षता के लिए मानव संसाधन को डेवलप करना। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिए, ये बेसिक जानकारी है कि निर्वाचन आयोग किस तरीके से अपने सिद्धांतों का पालन कर रहा है। तो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत क्या है? जब भी चुनाव हो, स्वतंत्रता बना के रखिए, निष्पक्षता बना के रखिए और अपने मूल्यों को बना के रखिए, पहला। दूसरा, निर्वाचन के दौरान आपको निरीक्षण करना है, निर्देशन करना है, नियंत्रण करना है। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक समान मूल्य बना के रखिए, जितने भी मानव संसाधन है उनका उपयोग करिए और बेहतर रिजल्ट दीजिए। चलिए, अब भारत में दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया दोनों आपको पढ़ा चुका हूं कि फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है और एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होता है। एक बार मुझे बताएंगे कि सब दोनों चीजें क्लियर है? ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट पास द पोस्ट किसे कहते हैं? कहते हैं पहले खंभा चुना। तो 3 दिन पहले मैं क्लास ली राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राज्यसभा का चुनाव किस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति। किस तरीके से चुनाव होता है पूरा मैंने इसमें आधे घंटे आपको लेक्चर दिया है, जिसको आपको आराम से पढ़ना है। ये प्रक्रिया है। हो सकता है 2 नंबर पूछ ले कि एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है, 2 नंबर में लिख दिया हूं और फर्स्ट पास द पोस्ट क्या है 2 नंबर में लिखा हुआ है, तो आप आराम से करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं। अब कई दफा लोग सब सुनेंगे एग्जिट पोल आ गया, ओपिनियन पोल क्या है, सुने हो ना? चुनाव जैसी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी फिर लोग टीवी अपनी खोल के बैठ जाएंगे, चुनावी आंकड़े कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सरकार बन रही है, हमारी जाति जनगणना ये कह रही है कि यहाँ पे ये सरकार बन रही है। इस आधार पर हम देखते हैं क्या है एग्जिट पोल क्या, ओपिनियन पोल क्या और लोकतंत्र में इसका क्या स्थान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल। चुनाव के विभिन्न प्रक्षेपणों के माध्यम से चुनाव परिणामों का अनुमान लगाना, जो कि पूरा गलत होता है। एक और सही नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ विधानसभा का, लोग कहे कि भाई मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं आ रही, भाजपा की सरकार तो आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है। ठीक है, अपनी आदत नहीं बहस करने की, आपको पता है अपने इतिहास जानते हैं भाजपा का। ठीक है, कि भाजपा तो उसकी शाखा है, चुनाव लड़ रही है, पूरा काम तो आसिस करती है। ओपिनियन पोल में कहीं भी नहीं था। जिस दिन काउंटिंग चालू हुई सेकंड राउंड में क्लियर हो गया मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार आ रही है। अब मेरा तो जरूरत नहीं, बड़ी दूसरे राउंड में क्लियर हो गया मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार बन गई। ओपिनियन पोल जानते हो हम इस आधार पे लगाते हैं कहां पर कितना जाति समीकरण है। जाति समीकरण मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किस कैंडिडेट को खड़ा किया था, जनता का क्या मानना है, 5 साल तक इन्होंने पहले काम किया है कि नहीं किया है, वगैरह वगैरह। क्षेत्रीय मुद्दे क्या थे, चुनाव में क्या इनके मुद्दे थे, कितना वोट बैंक इनके पक्ष में आया, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है। और एक बात बता देता हूं कि ग्राउंड लेवल में काम कुछ अलग ही होता है। ठीक है, टीवी में बैठ करके टाई वाई लगा लेने से आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। जनता कुछ अलग ही देखती है अपने सांसद विधायक में, तभी वोट डालने जाती है ना, करती है तभी वोट डालने जाती है। गांव में जो सरपंच का चुनाव होता है ना, लालता माहौल देखो, आपको सच में राजनीति का समझ में आएगा। पूरे घर क्लियर होते हैं कि इस घर के जितने लोग हैं हमारे यहाँ वोट आए, इस घर के हमारे वोट आए, या ना ये लड़का ये व्यक्ति खतरनाक है, एक हाथ बना मारा घर, एक हाथ सोचा एक परिवार वाले का कैसे नाम कर दी। मतलब किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति होती है आप यकीन नहीं मानेंगे। ठीक है, सरपंच चुनाव लड़ने के लिए लोग मतलब क्या नहीं करते हैं, बस पूरे गांव को झाड़ू लगा डालें, अगर चुनाव जीतना हो झाड़ू लगाने इसको। ठीक है,
लोग पहरा देके बैठे रहते हैं गांव में, घुसने ना पाए व्यक्ति का, लगे हो डंडा लेकर, घर में निगरानी रहती है, कोई आया नहीं रात में, जिस दिन वोटिंग होती है ना, एक दिन पहले पूरे गांव वाले चरण रहते हैं, जिसके घर में कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ रहा होगा, ठीक है, पूरे गांव में पहरा देते हैं, कोई किसी घर में तो नहीं घुस गया चुपके से। एक होता है एग्जिट पोल, मतदान के पश्चात पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए मतदाताओं की राय के माध्यम से चुनाव के परिणामों को लगाना। आप वोट देकर आए, एक पत्रकार पहुंच गया, कि आपको क्या लगता है कौन सी राजनीतिक पार्टी जीतेगी? इसका सबसे अच्छा उत्तर मेरे पास है, 4 जून को जो जीत जाए मैंने उसी को वोट दिया है। सिंपल सी बात है, परिणाम आ जाएंगे, पता चल जाएगा। प्रतिक्रिया हमारे घर में, आप लोग चुनाव लड़ते हैं मतलब ना। एक होता है पोस्ट पोल, मतदान के 1-2 दिन बाद मतदाताओं से अधिक सटीक जानकारी प्राप्त कर चुनाव परिणामों का अनुमान लगाना, इसको बोलते हैं पोस्ट पोल। सब फर्जी होते हैं, कुछ नहीं निकलता, क्लियर, ठीक है। आइए बात करते हैं लोकतंत्र का स्थान क्या है। सरकार पर जनता का विश्वास का परीक्षण होता है, जनता की राजनीतिक दलों के प्रति मनसा पता चलती है, राजनीतिक दलों की लोकप्रियता को मापना होता है, और सरकार की कार्यप्रणाली जनता और मूल्यांकन करना, ये सभी की जाती है। मतलब अगर हम ओपिनियन पोल निकालते हैं, एग्जिट पोल निकालते हैं और पोस्ट पोल निकालते हैं, इसका माध्यम क्या है? हम देखना चाहते हैं सरकार ने पहले कितना काम किया था, 5 साल पहले सांसद ने काम किया था नहीं, विधायक ने काम किया था नहीं, सरपंच ने काम किया था नहीं, राजनीतिक दलों के प्रति कितनी विश्वास है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पार्टी जीतेगी, कुछ लोग कहते हैं वो पार्टी जीतेगी, अब देखते हैं कौन पार्टी जीतेगी, ठीक है, वगैरह वगैरह चलता रहेगा। चलो फिलहाल तो यहाँ पर आपका निर्वाचन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ऑफिशियल रूप से, सीधी चालू हो गया है। परंतु 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 सुन लो, अभी हम इसमें कुछ विषय है जिस पर चर्चा करेंगे। जैसे कल मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, कल निर्वाचन आयोग के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे, कल एक निर्वाचन आयोग की क्लास और होगी, कल अपन निर्वाचन आयोग के बारे में प्रीलिम्स वाले फैक्ट में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना सर किसको त्याग पत्र देते हैं वगैरह वगैरह, तो कल मैं फैक्ट लिखवा दूंगा, फैक्ट, ठीक है। तो कल अपन फैक्ट लिखेंगे और कल मैं आपको लिखवाऊंगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे कहते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी किसे कहते हैं, पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं, पंजीकरण अधिकारी किसे कहते हैं, 2 नंबर में। सर एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग बैन लगा सकता है, बिल्कुल लगा, क्यों लगाएंगे भैया, एग्जिट पोल से क्या दिक्कत है? जनता को ओपिनियन जानना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में मीडिया से आप प्राप्त कर सकते हैं, मीडिया पर थोड़ा लगाएंगे। हर काम ऋषभ कार अलग अलग है, क्या है, हर कार अलग अलग है। जितना आपके घर में आपकी मम्मी को अधिकार है, माता जी को, उतना ही पिताजी को भी अधिकार है। आप एग्जिट पोल पर नियंत्रण लगा दो मतलब मीडिया के कार्यों को पीछे कर रहे हो, मीडिया को पीछे नहीं कर सकते, मीडिया पढ़ाएं, मीडिया की क्या स्वतंत्रता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सर मीडिया भी पत्रकारिता में एग्जिट पोल को बढ़ा बताया जाता है, जितना पैसा पहुंच गया उतना बता देंगे आप, सिंपल सी बात है। इस्तीफा खान कह रही सर एनजीओ और सीबीओ के प्रिंट निकलवा ले यार, फिर जैसी आपकी इच्छा हो, कुछ भी पढ़ लेना एक बार, है ना, क्या कर लेना, पढ़ लेना। नहीं मैं कुछ कल नई टॉपिक लिखवाऊंगा जो इस पीडीएफ में नहीं है, मुझे लगेंगे कुछ नए फैक्ट एमपीपीएससी के प्री के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट लिखवा दूंगा, ठीक है। कल पूरे फैक्ट लिखवा दूंगा, कुछ नहीं पूरे फैक्ट लिखवा दूंगा, कुछ नए मैं टॉपिक लिखवाऊंगा, जैसे पीठासीन अधिकारी क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या है ना, तो ये यहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर वाले वो लिखवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा करें आप। अच्छा थोड़ा सा प्रीवियस अगर क्वेश्चन देखो, अगर मैंने दिखाया तो आप क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए देखो, जैसे क्वेश्चन आया है कि भैया भारत में निर्वाचन सुधार की आवश्यकता क्या, उपाय क्या, चुनौती पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख पाओगे इस क्वेश्चन को, कर लोगे आराम से। दूसरा क्वेश्चन है निर्वाचन में कर्तव्य कार्यों को संक्षिप्त टिप्पणी करिए, क्या निर्वाचन में निष्पक्ष स्वतंत्र कर लोगे, निर्वाचन सुधार के मान किए गए प्रमुख सुझाव हम पढ़ेंगे मतदाता। एक आपके सिलेबस में टॉपिक लिखा है मतदान व्यवहार, क्या लिखा है, मतदान व्यवहार लिखा है। अगर आप देखेंगे तो एमपीएससी में टॉपिक लिखा है मतदान व्यवहार, देखो लिखा होगा सिलेबस में। तो मतदान व्यवहार में मैं आपको कमेटियां पढ़ाऊंगा कि भारत में कौन-कौन सी कमेटी बनी, विस्तार कुंडी समिति बनी, दिनेश गोस्वामी समिति बनी, तो जितनी कमेटियां बनी हम मतदान व्यवहार में पढ़ेंगे वहां पर। तो इस क्वेश्चन में फैक्ट चाहिए तो आप लेंगे वहां से, कमियां बता देंगे, फिर बाकी अगले टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, बाकी आप लोगों को पॉलिटिक्स समझ में आ रही है, पूछ लेता हूं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोशिश क्या करो सुनने की ना, सुनोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और अपने में लगे रहोगे कमेंट सेक्शन में तो हो गया, आ रही है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो। कुलदीप कह रहे लव यू सर, बहुत सारा प्रेम प्रेम ढेर सारी नहीं आपको, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, धन्यवाद।